पहला प्रश्न आज का कहता है निम्न में से बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन हेतु बड़े स्तर पर यूज में लिया जाने वाला मेथड कब है। मतलब व्यवहार के बदलाव के लिए कम्युनिकेशन के कौन जो है सबसे ज़्यादा उपयोग में लिया जाने वाला विधि है। तो माय डियर, टेलीविजन, इंटरनेट, न्यूज़पेपर। तो इनमें से सभी है जिसके द्वारा आप अपने व्यवहार में परिवर्तन कर सकते हैं कम्युनिकेशन के माध्यम से। चूँकि टेलीविजन, इंटरनेट, न्यूज़पेपर यह सब एक कम्युनिकेशन का सोर्सेज है और यह सब के द्वारा अपने व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हैं। तो इसलिए ये सभी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। दूसरा प्रश्न है निम्न में से हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का फंक्शन है। कहता है स्वास्थ्य प्रबंध सूचना प्रणाली का कौन सा जो है काम है, कौन सा फंक्शन है। डाटा जनरेशन एंड कंप्लीशन, एनालिसिस एंड सिंथेसिस, कम्युनिकेशन एंड यूज। तो आपको पता है कि हेल्थ एंड मैनेजमेंट में आपको डाटा को बनाना भी पड़ता है। ठीक है, उसे मिलाना भी पड़ता है, कंपाइलेशन भी करना पड़ता है कि हाँ सही है या डाटा गलत है। एनालिसिस और सिंथेसिस मतलब इसका दोनों करना पड़ता है। कम्युनिकेशन और इसका उपयोग भी करना पड़ता है डाटा का। ठीक है ना, तो इसलिए आपको सभी जो है इनमें से सही है इन्फॉर्मेशन के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, आगे है तीसरा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है आपके सामने। कहता है कि एडमिनिस्ट्रेशन के एलिमेंट को जो है POST CORB में इंडिकेट करने वाले शब्द है। एडमिनिस्ट्रेशन के एलिमेंट मतलब प्रशासक के, ठीक है ना, एडमिनिस्ट्रेटर मतलब क्या होता है, प्रशासक। तो इसके लिए जो एलिमेंट होता है उसमें POST CORB में इंडिकेट करने वाला जो है आपको व्यक्ति कौन है। ठीक है, पोस्ट कोर्ब में इंडिकेट करने वाला व्यक्ति कौन है, तो लूथर गुलिक। ठीक है, लूथर गुलिक जो है आपको पोस्ट कोर्ब को इंडिकेट करने वाला एक व्यक्ति है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, लूथर गुलिक। ओके, चौथा है, कहता है हेनरी फावेल द्वारा दिए गए एडमिनिस्ट्रेशन के प्रिंसिपल की संख्या कितनी है। तो जो हेनरी फावेल थे इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 14 प्रिंसिपल का जो है 14 प्रिंसिपल का संख्या जो है 14 है। ठीक है, हेनरी फावेल का। पांचवा है लूथर गुलिक द्वारा बताए गए एडमिनिस्ट्रेशन के प्रिंसिपल पोस्ट कोर्ब में पी का मतलब क्या है। तो माय डियर, पी का मतलब होता है पी फॉर प्लानिंग। तो जो लूथर साहब ने बताया वह लूथर साहब ने बताया कि पी फॉर प्लानिंग होगा पोस्ट कोर्ब में। ठीक है, तो जो लूथर गुलिक ने बताया प्रिंसिपल एडमिनिस्ट्रेशन का, वह पी का मतलब पोस्ट कोड में पी का मतलब प्लानिंग होता है। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में करके रखना है। आगे है एडमिनिस्ट्रेशन है। एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, अभी तक जो हम ऊपर देखे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पोस्ट कोड या एडमिनिस्ट्रेशन का प्रिंसिपल, तो यह एडमिनिस्ट्रेशन है क्या। तो एडमिनिस्ट्रेशन एक यूनिवर्सल होता है, बिल्कुल ये भी सही है। कंटिन्यूअस एंड ऑनगोइंग होता है, बिल्कुल सही। यह गोल ओरिएंटेड होता है, बिल्कुल सही। तो इसलिए हमारा इनमें से सभी हो जाएगा। तो एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासक सब होता है। ठीक है, सातवां है सब ऑर्डिनेट द्वारा प्रिपेयर किए गए रिकॉर्ड के इंस्पेक्शन द्वारा किया जाने वाला सुपरविजन क्या कहलाता है। कहता है सब ऑर्डिनेट द्वारा तैयार किए गए रिकॉर्ड्स, ठीक है, का जांच इंस्पेक्शन निरीक्षण द्वारा किए जाने वाला सुपरविजन क्या कहलाता है। मान गए सब ऑर्डिनेट कोई प्रिपेयर किया है रिकॉर्ड को, ठीक है, और उस रिकॉर्ड के द्वारा अगर कोई निरीक्षण किया जाना है तो उस निरीक्षण को क्या कहते हैं, उस सुपरविजन को क्या कहते हैं। तो उसे इनडायरेक्ट कहते हैं। इनडायरेक्ट मतलब इनडायरेक्ट किसी के तैयार किए हुए डाटा को उसको जो है जांच में लेकर उससे जांच करना इनडायरेक्ट कहलाता है। ठीक है, डायरेक्ट का मतलब किसी से पूछताछ करना, किसी से बात करके पता लगाना, तो डायरेक्ट हो जाता है। और इनडायरेक्ट किसी दूसरे के तैयार किए हुए चीज़ों को कोई तीसरा व्यक्ति लेकर उसका निरीक्षण करे, जाँच करे, तो ये इनडायरेक्ट होता है। ठीक है, आठवां है निम्न में से एडमिनिस्ट्रेशन का एलिमेंट है। एडमिनिस्ट्रेशन का एलिमेंट कौन सा है, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग। तो माय डियर, एडमिनिस्ट्रेशन का जो एलिमेंट होता है ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग। मतलब एक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, एक प्रशासक के अंदर जो है यह सभी चीज़ होता है। ऑर्गेनाइजिंग भी होता है, डायरेक्टिंग भी होता है और स्टाफिंग भी होता है। तो ये एलिमेंट सब में होता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे है निम्न, चूंकि आप लोग को पता है ANM का भी रोल जो है आपको एक एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में हो सकता है। ठीक है, आगे है निम्न में से सुपरविजन का प्रिंसिपल क्या है। सुपरविजन मतलब निरीक्षण का सिद्धांत क्या होता है। तो सुपरविजन शुड बी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, इट शुड बी प्री प्लानेड, इट शुड इनकरेज सबऑर्डिनेट पार्टिसिपेशन। ठीक है, पार्टिसिपेशन। तो सुपरविजन का जो प्रिंसिपल होता है सब होता है इसमें। ठीक है, तो ये चीज़ें को आपको ध्यान में रखना है। मतलब यह प्लान तैयार भी करता है। ठीक है, यह जो है आप किसी भी चीज़ को सीखने सिखाने में भी भाग लेता है। ठीक है, यह जो है आपको सुपरविजन शुड बी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, मतलब यह टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस भी है एक सुपरविजन। ठीक है, इसलिए इनमें से सभी हो जाएगा। मतलब सुपरविजन के जरिए आप कोई चीज़ सीख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, यह प्री प्लानेड होता है। इसमें भाग लेने से जो है आपको क्या होता है, मतलब चीज़ों को सीखने में मदद मिलता है इसमें अगर भाग लेते हैं। ठीक है ना, तो 9वां का प्रश्न ये हो जाएगा। 10वां है,
कहता है माय डियर कि इनिशियल पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में रोगी को एंटीबायोटिक दवाई को प्रायः किस रूट से दिया जाता है। कहता है कोई व्यक्ति है, ठीक है, वह प्रारंभिक पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में है, मतलब उसको तुरंत अभी कोई सर्जरी वगैरह या डिलीवरी वगैरह हुआ है, तो इनिशियल में एंटीबायोटिक किस रूट से देते हैं। तो आपको पता होना चाहिए एंटीबायोटिक हम लोग IV मार्ग से देते हैं, ठीक है ना, IV मार्ग, इंट्रावेन मार्ग से। तो इस चीज़ को ध्यान में आगे है 11 है इनिशियल पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में दर्द निवारक दवाइयों को किस रूट से दी जाती है। तो माय डियर आपको पता होना चाहिए कि जो इनिशियल जो पोस्ट ऑपरेटिव दवाइयाँ होती है, ठीक है ना, और दर्द निवारक दवाइयाँ IM इंट्रामस्कुलर मार्ग से देनी चाहिए, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे है कहता है निम्नलिखित में से वैसोडिलेटर का क्या उपयोग है। तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि वैसोडिलेटर का काम होता है रक्त वाहिकाओं को प्रसार करना, फैलाना, ठीक है, ब्लड वेसल्स को फैलाना। तो ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। 13 है वैसोडिलेटर का जो है आपको मुख्य रूप से उदाहरण क्या है। तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि वैसोडिलेटर का जो उदाहरण है नाइट्रोग्लिसरीन है, इज द राइट आंसर, ठीक है, नाइट्रोग्लिसरीन वैसोडिलेटर है। एमिनोफाइलिन आपका ब्रोंकोडिलेटर है। डोल्कोलॉक्स एक प्रकार से आपका कॉन्स्टिपेशन के इस्तेमाल में आता है, ठीक है। डाइजापाम एक सिटेटिव दवाई है या हिप्नोटिक दवाइयाँ भी आता है, एंजाइटी में भी काम आता है डाइजापाम, ठीक है, ठीक है, एक सारा चीज़ हो गया। निम्नलिखित रोगों में से नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट किस रोग के उपचार में काम आता है। माय डियर नाइट्रोग्लिसरीन का जो उपचार के जो काम में आता है वह आपके सीने में दर्द के लिए, एंजाइना पेक्टोरिस के मरीजों के लिए, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में आपको रखना है। ओके, एक एंजाइना पेक्टोरिस को रोगी को नाइट्रोग्लिसरीन प्रायः किस मार्ग से दी जाती है। तो यह सबलिंगुअल से दिया जाता है, जीभ के नीचे रखकर, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। आगे चलिए, क्लोरोक्विन का क्या उपयोग है। तो क्लोरोक्विन जो है आपका एक प्रकार का, तो आपको पता है पहले मैं भी ये पढ़ा चुका हूँ कि क्लोरोक्विन जो है आपको मलेरिया में दिया जाता है, ठीक है। क्लोरोक्विन का उपयोग बहुत ज़्यादा जो है आपको कोविड में भी किया गया था, ठीक है ना। ORS में क्या नहीं होता है, तो आपको पहले से पता है ORS में क्लोरोक्विन नहीं होता है, क्योंकि क्लोरोक्विन एक प्रकार का आपका दवाई है जो कि आपको दिया जाता है किस में, मलेरिया वाला में। बाकी ये सब चीज़ होता है, ठीक है ना, पोटेशियम क्लोराइड हो गया, सोडियम क्लोराइड, सोडियम साइट्रेट, शुगर जिसे डेक्सट्रोज कहते हैं, सब ORS में होता है, ठीक है ना। 18 है ओमनामिन। ओमनीमेन का मतलब होता है प्रत्येक सुबह, ठीक है, ये सब मैं पहले करा चुका हूँ, एक आध क्वेश्चन यहाँ पे रिपीटेड है। निम्नलिखित में से एंटीप्यूरिटिक मेडिसिन कौन सा है। तो एंटीप्यूरिटिक मेडिसिन का मतलब होता है कि जो आप स्किन पर दाग धब्बे हो जाते हैं उसको लगाते हैं, तो वह कैलामीन होता है, ठीक है, इसको याद रखना है। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे रिपीटेड है पिछले वीडियो का, टेंशन नहीं लीजिए, आगे सब आपके नए नए क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। आगे चलिए, फीटोस्कोप का क्या काम है। माय डियर फीटोस्कोप का मतलब होता है फीटो मतलब फीटल, स्कोप मतलब शुद्ध, मतलब फीटल के जो हार्ट साउंड होता है उसको सुनने के लिए फीटोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, हार्ट हृदय धड़कन सुनने के लिए गर्भ में। नेबुलाइजेशन किस बीमारी के उपचार हेतु दिया जाता है। तो आपको पहले से पता है नेबुलाइजेशन अस्थमा वाले मरीजों को, दमा वाले पेशेंट को, ठीक है। 12 है एक व्यक्ति का समान क्रिएटिनिन स्तर कितना होता है। आपको पता है कि क्रिएटिनिन एक प्रकार का आपके शरीर का बेस्ट पदार्थ है, ठीक है, जो किडनी एक्सट्रैक्ट करता है, और यह जो है बॉडी में 0.6 से लेकर जो है 1.6 से अगर ज़्यादा हो जाता है तो यह क्रिएटिनिन लेवल जो है ज़्यादा माना जाता है, इतना नॉर्मल होता है, ठीक है, इसको ये ध्यान में रखिए। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा फिजिकल एग्जामिनेशन की विधि है। तो फिजिकल एग्जामिनेशन की विधि आप लोग को पता है कि निरीक्षण होता है, इंस्पेक्शन, ठीक है, आंखों के द्वारा, और स्पर्श परीक्षण होता है, पाल्पेशन, आघात परक्यूशन, और एक होता है आपका यहाँ पे परक्यूशन, ठीक है, और इसलिए इनमें से सभी के सभी आपका फिजिकल एग्जामिनेशन का विधि है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 24 है कोमा से क्या समझते हैं। तो कोई व्यक्ति अगर लंबे समय तक बेहोश रहता है तो उसे कोमा कहते हैं, ठीक है, कोमा में जाना, समझ गए। 25 है एक व्यक्ति द्वारा शरीर तापमान कहाँ से नहीं ले सकते हैं। तो शरीर का तापमान मुंह द्वारा ले सकते हैं, बात सही है। एक जिला यानी बगल के द्वारा यहाँ से भी ले सकते हैं, रेक्टम से भी ले सकते हैं, लेकिन हर्ट के द्वारा हम नहीं ले सकते। हर्ट से कहीं तापमान लेते हैं, नहीं लेते हैं, तो सही है। 26 से कहता है निम्नलिखित में से कौन सा द्रव नॉर्मल सेलाइन है। तो नॉर्मल सेलाइन कौन सा है, इतना या इतना या इतना या इतना, आप लोग कमेंट करके बताइए कि नॉर्मल सेलाइन इनमें से कौन सा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है 27 नंबर, कहता है निम्न बैक्टीरिया जनित दीर्घकालीन बीमारी कौन सा है। अब यहाँ पे ये कहता है कि बैक्टीरिया से होने वाला, ये नहीं कह रहा है कि इनमें से कौन सा जो है सबसे ज़्यादा दीर्घकालीन बीमारी है, ठीक है। ऐसा अगर इनमें दीर्घकालीन बीमारी कहता तो आपका एड्स हो जाता, समझ गए, लेकिन यहाँ पे कहता है बैक्टीरिया यानी जीवाणु से होने वाला। तो इसमें जीवाणु से होने वाला कौन है, देख लीजिए, ट्यूबरकुलोसिस है, यही आपका जीवाणु से होता है और यही सबसे ज़्यादा दिन चलता भी है, ठीक है। तो ये आपका, बाकी जो आपका डेंगू एड्स है तो ये वायरस से होने वाला है। कैंसर है तो यह नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, समझ गए ना। तो इस चीज़ को ध्यान में आपको रखना है। आगे चलिए,
आगे है म्यूटेशन से आप क्या समझते हैं? तो म्यूटेशन का मतलब होता है मूत्र त्याग करना, ठीक है। पेन म्यूटेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ म्यूटेशन, तो ये सब म्यूटेशन मतलब होता है मूत्र त्याग करना, ठीक है। डिफिकेशन मतलब होता है मल त्याग करना, समझ गए? इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। आगे है एंटासिड दवाइयों का बॉडी में क्या काम है? माय डियर, एंटासिड का काम होता है कि यह गैस्ट्रिक एसिडिटी को कम करता है, मतलब पेट में जलन को, ठीक है, उसके बाद गैस बनना, ये सब को कम करता है एंटासिड दवाई, ठीक है। आगे चलिए। तीसरा है निम्न में से वाटर बोर्न डिजीज नहीं है, मतलब जल जनित रोग कौन सा है? हेपेटाइटिस ए, ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड, फीवर, डिसेंट्री। तो ट्यूबरकुलोसिस आपका जल से नहीं होता है, ठीक है। बाकी आपका अतिसार, टाइफाइड है, हेपेटाइटिस ए, ये सब जल से होता है, ठीक है ना। आगे चलिए। नॉर्मल यूरिन में क्या होता है? तो नॉर्मल यूरिन में माय डियर अल्प मात्रा में रक्त पाया जाता है, गलत। रक्त अनुपस्थिति, ये सही है, ठीक है ना। अल्प मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, ये भी जो है आपका जो है गलत हो गया, ठीक है। अल्प मात्रा में शर्करा पाई जाती है, तो जो है आपका ए, मतलब इसमें जो इसका राइट आंसर होगा एक समान मूत्र में रक्त अनुपस्थित रहता है, ठीक है। ये बात तो सही है। बाकी यह सब कब होता है? जब आपके असमान हो जाता है तब। तो ये सब चीज़ें आपको सिर्फ समान मूत्र के लिए ही सही है, बाकी ये सब गलत है, इसको ध्यान में रख। 32 नंबर प्रश्न है। 32 नंबर प्रश्न ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रक्त में पाया जाने वाला एक पोषक पदार्थ है, ठीक है। रक्त में कौन सा? तो देख आपको पता होना चाहिए कि रक्त में क्रिएटिनिन, यूरिया भी होता है, लेकिन इसको छान कर ये जो है किडनी बाहर कर देता है। जिसका किडनी खराब होता है उसमें यूरिया और क्रिएटिनाइन नहीं छान पाता, जिससे बॉडी में कार्बनिक पदार्थ बढ़ने लगता है और प्रॉब्लम हो जाता है। तो पोषक पदार्थ कर रहा है, तो ये एल्बुमिन हमारा राइट हो जाएगा, समझ गए? राइट हो जाएगा हमारा एल्बुमिन पोषक पदार्थ, ओके। 33 है रीनल विफलता। रीनल फेल्यूर के दौरान रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या होता है? तो रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा जो है समान से कम जाएगा, तभी आपका रीनल फेल्यूर होता है। और उसमें जो होगा व्यर्थ के पदार्थ की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाएगा और हीमोग्लोबिन की मात्रा कम जाएगा, इसी को रीनल फेल्यूर कहते हैं, ठीक है। यानी किडनी का फेल करना। आगे चलिए। 34 से एक समान वयस्क में ब्लीडिंग टाइमिंग कितना होता है? तो जो ब्लीडिंग एक नॉर्मल व्यक्ति में कटने फटने के बाद जो ब्लीडिंग टाइमिंग है वो 3 से 8 मिनट तक होता है। इससे जो है ज़्यादा आपके ब्लीडिंग टाइमिंग नहीं होता, ठीक है। आगे चलिए। अगर इससे ज़्यादा होता है तो फिर बॉडी से दिक्कत हो जाएगा। 35 है हाइपोग्लाइसेमिया के दौरान रक्त शर्करा का स्तर। हाइपो मतलब क्या होता है? कम होता है। हाइपर मतलब क्या होता है? ज़्यादा होता है। और ग्लाइसेमिया है मतलब ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज का स्तर रक्त शर्करा जो है कम होना, ठीक है, समान से कम हो जाता है, ओके। आगे चलिए। 36 है निम्नलिखित में से जॉन्डिस का लक्षण क्या है? त्वचा तथा स्क्लेरा का पीलापन होना, सही बात है। भूख का कम हो जाना, सही बात है। गहरे रंग का मूत्र त्याग करना, बिल्कुल सही बात है। यानी इनमें से सभी हो जाएगा जॉन्डिस के लिए, समझ गए ना। आगे चलिए। कहता है 37 नंबर, निम्न में से ब्रेन संबंधी इन्फ्लामेटरी डिजीज कौन सा? मतलब मस्तिष्क से संबंधित जो है प्रदाह रोग कौन सा है? मेनिंजाइटिस सही है, न्यूमोनिया गलत है। न्यूमोनिया तो फेफड़ा का रोग है, समझ गए ना। नेफ्राइटिस, नेफ्राइटिस भी आपका किडनी का रोग है। गैस्ट्राइटिस भी गलत, ठीक है। तो इनमें से आपका जो है आपका मेनिंजाइटिस ही मस्तिष्क से संबंधित है, तो ये सही हो गया, ठीक है। आगे चलिए। आगे माय डियर यहाँ पे कहता है 38 नंबर प्रश्न है, बोन मैरो में एडमिनिस्टर किया जाने वाला इंजेक्शन क्या कहलाता है? तो बोन मैरो एक हड्डी होता है, हड्डी में जो इंजेक्शन देते हैं उसे इंट्राओसियस कहते हैं, पहले से आपको पता है, समझ गए। तो ये चीज़ें को आपको समझना है। 39 है, कहता है निम्न में से कौन सा इंजेक्शन मैक्सिमम एंगल पर लगाया जाता है? तो आपको पहले से पता है कि जो इंट्रामस्कुलर होता है वह सबसे ज़्यादा 90 डिग्री के एंगल पर लगाया जाता है, बाकी सब कम ही पर लगता है। 40 है आईएम इंजेक्शन लगाते समय नीडल को स्किन में कितने डिग्री एंगल पर इंसर्ट किया जाता है? आपको पहले से पता है आईएम इंजेक्शन 90 डिग्री पर इंसर्ट करते हैं, ठीक है। आगे चलिए। 41 है निम्न में से कौन सा इंजेक्शन न्यूनतम एंगल पर लगाया जाता है? कौन सा? सबसे ज़्यादा है आईएम और सबसे कम आईडी, इंट्राडर्मल, ठीक है, इंट्राडर्मल, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। 42 है, कहता है माय डियर आईडी इंजेक्शन लगाते समय नीडल को स्किन में कितने डिग्री एंगल पर इंसर्ट किया जाता है? मतलब इंट्राडर्मल में आईडी में इंजेक्शन लगाते समय नीडल को स्किन में कितने डिग्री एंगल पर इंसर्ट किया जाता है, समझ गए। इस चीज़ को आपको बताना है, ठीक है। तो आपके सामने में जो प्रश्न है 42 नंबर देख लीजिए। अगर हम इसी चीज़ को हम यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, अगर यहाँ पे 150 दे दिया है और 150 यहाँ पे इंग्लिश में आंसर भी दे दिया है, अगर हम इसको पढ़ाते पढ़ाते में 150 कह देते तो लोग कहते कि आप गलत पढ़ा रहे हैं। देखिए मेरी भावनाओं को समझिए, इतना सारा क्वेश्चन में हम पढ़ा रहे हैं और कोई एक आध गलत आ जाता है, उसको हम वही टिक कर देते हैं, तो उसको आपको सही कर लेना है, ठीक है, कि कहाँ पर गलत हो गया है। क्योंकि हम भगवान तो है नहीं कि हाँ एकदम सटीक 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 चीज़ों को करेंगे। बड़े बड़े ज्ञाता लोग जो है गड़बड़ कर देते हैं, समझ गए ना। तो इसलिए आपको अपने से सही कर लेना है, आप जो जानते हैं। क्योंकि आईडी इंजेक्शन आपका 15 डिग्री के यहाँ पे 15 ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है ना। 5 से लेकर 15 डिग्री के एंगल पर आपका आईडी इंजेक्शन लगता है, तो इस चीज़ को आपको समझना है, ठीक है। आगे चलिए।
43 है, कहता है हाइपोथर्मिया नामक टर्म यूज की जाती है जब बॉडी टेम्परेचर कम जाता है। हाइपो मतलब कम, थर्मिया मतलब तापमान, जब तापमान कम जाए तो 95 फ़ारेनहाइट से जब तापमान कम जाता है ना तो उसे जो है हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोथर्मिया कहते हैं। समझ गए। 44 है, आईएम इंजेक्शन के समय, ठीक है ना, आईएम इंजेक्शन के समय मैक्सिमम अमाउंट जो कि एडमिनिस्ट्रेट की जाती है। अगर हम किसी को मांस में इंजेक्शन देते हैं तो मैक्सिमम कितना जो है चीज़ों को हम लोग यूज करेंगे, तो मैक्सिमम जो है हम लोग कितना यूज करेंगे, मैक्सिमम अमाउंट कितना होगा आईएम इंजेक्शन के लिए। तो माय डियर यहाँ पे बात किया जाए एक एडल्ट के लिए तो मैक्सिमम 5 ml जो होता है हम एक इंट्रा मस्कुलर के माध्यम से एक बार डोज दे सकते हैं। ठीक है, चाहे वो इंजेक्शन हो, कोई फ्लूइड हो, कोई भी चीज़ हो। 45 है, चिल्ड्रेन में टेम्परेचर असेसमेंट का बेस्ट रूट क्या है, मतलब बच्चे में सबसे बेस्ट तरीका जो तापमान नापने का वह एक्जेलरी होता है। ठीक है, मतलब बगल के द्वारा। ठीक है ना, आगे चलिए। 44 है, रेक्टल टेम्परेचर लेते समय एडल्ट में थर्मामीटर कितना इंसर्ट किया जाना चाहिए, मतलब अगर रेक्टल मतलब मलाशय के द्वारा आप तापमान जांच रहे हैं एक वयस्क का तो थर्मामीटर को कितने अंदर डालना चाहिए, तो 1.5 इंच। ठीक है, लगभग 1.5 इंच जो है आपको अंदर डालना चाहिए। 47 है, फ्लशिंग का मीनिंग क्या होता है, तो फ्लशिंग का मीनिंग होता है स्किन का सडन रेड हो जाना, अचानक से त्वचा का रंग जो है लाल हो जाना ही जो है फ्लशिंग कहलाता है। ठीक है ना। 48 है, मोस्ट ऑफ नर्सिंग प्रोसीजर नर्सिंग प्रोसेस की किस स्टेप में परफॉर्म किए जाते हैं, मतलब पूछ रहा है कि सबसे अधिक जो नर्सिंग का जो क्रिया होता है किस नर्सिंग के चरण में होता है। आप लोग पढ़े हैं नर्सिंग के 5 चरण होता है, तो जो इम्प्लांटेशन होता है या जिसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्किंग फेज कहते हैं। समझ गए ना, प्लानिंग के बाद वर्किंग वाला आता है, इसी को क्रियान्वयन नियोजन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो कि आपका चौथा फेज होता है, चौथा स्टेप होता है। समझ गए, तो इसी में सभी तरह के काम को किया जाता है। 49 है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का बर्थ किस कंट्री में हुआ था, तो आपको बताना है इटली में हुआ था फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म, चूंकि आप नर्स से संबंधित है तो पूछ सकता है। 50 है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म 12 मई 1820 को हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे है 51, फ्लोरेंस नाइटिंगेल की डेथ कब हुई थी, तो आपको पता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल की डेथ 13 अगस्त 1910 को हुई थी। इस चीज़ को जो है आपको क्लियर करके रखना है। ठीक है ना, आगे चलिए। 52 है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का संबंध जो है किस कहाँ से है, क्रीमिया युद्ध से है। इसी युद्ध में जो है इन्होंने सैनिकों को काफ़ी ज़्यादा जो है इन्होंने सैनिक को मदद किया, सैनिक को ट्रीटमेंट किया था। ठीक है ना, क्रीमिया युद्ध से। आगे है 53 है, अपर आर्म में बीपी मेजर करते समय स्टेटोस्कोप के चेस्ट पीस को कहाँ रखा जाता है, मतलब आप भुजा के ऊपर वाले भुजा में बीपी माप रहे हैं। ठीक है, अपर आर्म में, वहाँ पे अल्लाह का जो चेस्ट पीस होता है उसको आप कहाँ रखेंगे, हार्ट बीट सुनने के लिए, तो फीमोरल आर्टरी पर, रेडियल आर्टरी पर, एक्सिलरी आर्टरी पर, ब्रेकियल आर्टरी पर, तो आपको पता है ब्रेकियल आर्टरी पर हम इस चीज़ को रखेंगे। समझ गए ना, आगे है। अब आपको एक चीज़ बताना है, 38 डिग्री सेंटीग्रेड दिए गए हैं, इसको फ़ारेनहाइट में आप कैसे चेंज करेंगे मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, आप इसका आंसर बताइए। निम्न में से मिस मैच है, मिस मैच मतलब जो दिया गया है वो किससे, नॉर्मल हार्ट रेट क्या 72 होता है पर मिनट, नॉर्मल टेम्परेचर क्या 37.6 सेंटीग्रेड होता है, नॉर्मल रिस्पायरेशन रेट कितना होता है, नॉर्मल सिस्टोलिक बीपी, ठीक है, नॉर्मल सिस्टोलिक बीपी जो है वह कितना होता है, क्या इतना होता है, मिस मैच है। तो आपको यही चीज़ जो है आपको पकड़ना था। समझ गए, तो आपको इसमें से बताना था कौन सही है कौन गलत है, मिस मैच को पकड़ना था। ठीक है, आगे चलिए। कहता है सडन अचानक सेशन सीजन ऑफ ब्रेथिंग कहलाता है, तो माय डियर अचानक से सेशन ऑफ ब्रीदिंग कहलाता है एपनोइया। एपनोइया का मतलब होता है बिल्कुल श्वसन न लेना। ठीक है, श्वसन का अनुपस्थिति, वह कंडीशन जिसमें पेशेंट केवल अपराइट पोजीशन में ब्रीदिंग कर पाता है क्या कहलाता है। कोई पेशेंट है, कोई मरीज है, वह केवल जो है आपको अपराइट पोजीशन में ही श्वसन कर पाता है, बाकी पोजीशन में नहीं, तो वह क्या कहलाता है, ऑर्थोपेनिया। ऑर्थोपेनिया में अपराइट में ही पेशेंट रहेगा तो श्वसन लेगा, बाकी में नहीं, तो उसे ऑर्थोपेनिया कहते हैं। 58 है, निम्न में से कौन सी पोजीशन में पेशेंट पीठ के बल लेटा हुआ नहीं रहता है, तो कौन से पोजीशन में पीठ के बल नहीं लेटा रहता है, तो नी चेस्ट पोजीशन में। नी चेस्ट पोजीशन में क्या होता है कि पेशेंट घुटना और जो है छाती के बल लेटा रहता है। समझ गए, बाकी ये सब में जो है आपको कहीं ना कहीं पीठ के बल होता है, चाहे टेंडर बल हो, चाहे सुपाइन हो, चाहे लिथोटोमी हो। ठीक है, सब में जो है आपके पीठ के बल होता है। आगे है वह कौन सी पोजीशन है जिसमें पेशेंट का फुट पैर इंड हेड एंड की तुलना में हल्की सी हाइट पर स्थित होती है। कहता है वह कौन सा पोजीशन है जिसमें पेशेंट का जो पैर होता है वह इंड हेड इंड मतलब सर के तरफ जो है होता है हल्की सी हाइट पर। ठीक है, कौन सा, टेंडलबर्ग, सुपाइन, नी चेस्ट, लिथोटोमी पोजीशन, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा टेंडलबर्ग पोजीशन होगा। ठीक है,
आगे है, मिड डे मील प्रोग्राम में प्रति बालक प्रतिदिन दिए जाने वाली पल्स की मात्रा कितनी होती है। तो जो दाल की मात्रा होती है वह MDM प्रोग्राम में जो है आपको प्रतिदिन 30 ग्राम एक बच्चे को मिलना चाहिए, ठीक है, यह प्रोग्राम में कहा जाता है। 61 है, मिड डे मील प्रोग्राम में प्रति बालक प्रतिदिन जो है दी जाने वाली लीफी वेजिटेबल की मात्रा होती है, मतलब पत्तेदार सब्जियाँ की मात्रा कितनी होती है, 30 ग्राम यह भी चाहिए, ठीक है, लेकिन कितना मिलता है, आलू सोयाबीन सिर्फ मिलता है पानी वाला, आप लोग भी जानते हैं, ठीक है ना। 62 है, ICDS प्रोग्राम का इम्प्लीमेशन किन केंद्रों द्वारा किया जाता है। तो आपको पहले से पता है कि ICDS के अंदर आंगनबाड़ी केंद्र के जो है सभी चीज़ चलते हैं, ठीक है ना। 63 है, निम्न में से किस कंडीशन में पेशेंट को लो सोडियम तथा लो फैट वाला जो है भोजन देने के लिए सलाह दिया जाता है, किस पेशेंट को। तो जिस पेशेंट में हाइपरटेंशन हो, रक्तचाप बढ़ा हो, उसको कम सोडियम वाला, क्योंकि सोडियम आपके नमक में होता है, नमक बढ़ा देता है बीपी को, और लो फैट मतलब वसा बढ़ने से भी बीपी बढ़ता है, ठीक है, तो इसलिए लो सोडियम और लो फैट वाला भोजन हाइपरटेंशन के मरीज को कहना चाहिए लेने के लिए। 64 है, गोमेज क्लासिफिकेशन किससे संबंधित है। तो गोमेज क्लासिफिकेशन PEM प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन से संबंधित है गोमेज क्लासिफिकेशन। 65 है, बहुत अच्छा प्रश्न है, देखिए 65 नंबर का प्रश्न है, इसमें कहता है आपका कि निम्न में से किस रोग से ग्रसित मरीज को लो फैट डाइट प्रिस्क्राइब नहीं की जाती है। मतलब अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि लो फैट डाइट किस पेशेंट को नहीं दे सकते हैं। ओबेसिटी मतलब मोटापा वाला में, ठीक है, गाल ब्लडर एसोसिएटेड डिजीज, अंडरवेट, माल एब्सॉर्प्शन सिंड्रोम, तो अंडरवेट, ठीक है ना, जो अभी अंडर वेट में हो, मतलब एज के हिसाब से उसका वेट अभी कम हो, तो उसको लो फैट डाइट प्रिस्क्राइब करने के लिए जो है नहीं कहते हैं, ठीक है। अगर किसी को लो वेट के अंदर वो जो है अपना ग्रसित है तो उसको लो फैट का प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। आगे है 66 है, सार्स मुख्य रूप से शरीर के किस तंत्र को प्रभावित करता है। तो आपको पहले से पता होना चाहिए, सार्स जो है रिस्पायरेटरी सिस्टम को प्रभावित करता है, ठीक है। सार्स का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट में लिखिए। निम्न में से ट्यूबरक्लोसिस के उपचार हेतु कौन सी थेरेपी प्रदान की जाए। आपको पता है डॉट थेरेपी, MDT, ART, ORS। तो आपको पहले से पता है ART होता है आपका HIV वालों के लिए, ORS होता है डिहाइड्रेशन के लिए, डॉट्स होता है आपका ट्यूबरक्लोसिस के लिए, ठीक है। आगे है, डॉट्स थेरेपी का पूरा नाम क्या है। तो आपको पहले से पता है डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, ठीक है, पहले से आपको ये चीज़ मैंने पढ़ा रखा है डॉट्स के बारे में। 69 है, निम्नलिखित में से डॉट्स थेरेपी में शामिल दवाइयों का समूह कौन सा है। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछ देगा, तो डॉट्स में जो शामिल दवाइयाँ हैं डॉट्स थेरेपी में, उसमें आता है आपका आइसोनिजाइड, रिफाम्सिन, इथाम्बुटोल, पैराजीनामाइड। ये चारों दवाई का नाम याद रख लीजिए, A फॉर आइसोनिजाइड, R फॉर रिफाम्सिन, I फॉर इथाम्बुटोल और P फॉर पैराजीनामाइड, ठीक है, याद रखिएगा। सीधे याद रखिए आप लोग, आइसोनिजाइड I, रिफाम्सिन, इथाम्बुटोल E, पैराजीनामाइड A, ठीक है। प्राई याद रख लीजिएगा तो इससे हो जाएगा, ठीक है ना, PRIE, प्राई याद रख लीजिए। ओके, आगे चलिए, ये सब पूछता है। 70 है, निम्न संक्रामक बीमारियों में से किस बीमारी का वाहक इच माइट होता है। तो जो दाद खाद खुजली होता है ना, स्केबीज, उसी के जरिए जो है आपको इच माइट के द्वारा स्केबीज दाद खाद खुजली होता है, ठीक है। आगे चलिए, 71 है, हेपेटाइटिस बी का अन्य नाम क्या है। तो हेपेटाइटिस बी का अन्य नाम जो है आपका सीरम हेपेटाइटिस है, ठीक है, सीरम हेपेटाइटिस याद रखिएगा। 72 है, निम्न में से लेप्रोसी के उपचार में कौन सी थेरेपी दी जाती है। तो मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट MDT जो होता है, मल्टी ड्रग थेरेपी MDT, यह लेप्रोसी के उपचार में दिया जाता है, ठीक है, आपको पता चल गया। MDT का पूरा नाम क्या है। तो बहु औषधि थेरेपी, मल्टी ड्रग थेरेपी, ठीक है, पता है। 74 है, निम्नलिखित में से MDT में शामिल दवाइयों का समूह जो है कौन है। तो MDT में डेप्सोन है, रिफाम्सिन है, क्लोफाजिमिन है, ठीक है, क्लोफाजिमिन, रिफाम्सिन और डिप्सिन। तो डॉट्स हो गया, MDRT हो गया, ART हो गया, MDT हो गया, ये सब के समूह के दवाइयाँ याद होनी चाहिए, क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि इनमें से कौन एक दवाइयाँ नहीं है, समझ गए, या पूछ देगा कि इनमें से कौन एक दवाइयाँ हैं जो डॉट्स में शामिल है। तो वैसे याद रखना पड़ेगा, तभी जाके आप सही टिक मार पाएंगे। तो आपके सामने है डेप्सोन, रिफाम्सिन और क्लोफाजिमिन, यह आपके MDT में शामिल है, चाहे तीनों। अब तीनों में से कोई एक अलग दे देगा तो समझ लीजिए कि वह अलग वाला हो जाएगा जो नहीं रहेगा। अगर इन तीनों में से कोई एक दे देगा तो 3 दे देगा जो है आपका नहीं वाला। 75 निम्न में से कम्युनिकेबल डिजीज के फैलने का तरीका नहीं है। मतलब संचारी रोग कैसे नहीं फैलता है। संक्रमित रक्त के चढ़ाने से, असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित सुई के द्वारा, विटामिन सी युक्त फूड बिल्कुल नहीं लेना, ठीक है। तो विटामिन सी युक्त फूड बिल्कुल नहीं लेना, यह एक जो है आपके संचारी
तो विटामिन सी युक्त जो भोजन होता है इसके बिल्कुल नहीं लेने से क्या कम्युनिकेबल डिजीज तो कोई असर पड़ता है? ऐसा कोई बात नहीं है कि विटामिन सी युक्त कोई भोजन नहीं लेगा तो उसको कम्युनिकेबल डिजीज जो है नहीं होगा, ठीक है ना, ऐसा बात नहीं है। डॉट्स थेरेपी के दौरान रोगियों को कितनी श्रेणी में बांटा जाता है? तो जो डॉट्स थेरेपी होता है उसमें 2 श्रेणी में बांटते हैं, ठीक है, रोगी को दो श्रेणी में बांटते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वैक्सीन टिटनस से नहीं बचाती है? फेंटा 5, ठीक है, पेंटा 5, डीपीटी, टीटी, पीसीबी। तो पीसीबी एक प्रकार का आपका जो रोग है यह आपके टिटनस से नहीं बचाता है, बाकी डीपीटी, ठीक है, पेंटा 5 ये सब बचाता है। निम्नलिखित में से कौन सी वैक्सीन हेपेटाइटिस बी से भी बचाती है? तो पेंटा 5 आपको जो है इसी के अंदर ये रोग सब पाया जाता है, तो ये आपको पेंटा 5 जो है आपको बचाता है हेपेटाइटिस बी से, ठीक है। इन बीमारियों में ड्रॉपलेट इन्फेक्शन द्वारा होने वाला बीमारी कौन सा है? तो माय डियर आपको पहले से पता है, मिजल्स जो है ड्रॉपलेट के द्वारा फैलता है, बाकी पोलियो ओरल फीकल से फैलता है, सिफिलिस यौन संचारित रोग है, रीनल फेलुअर आपका एक किडनी गुर्दा का रोग है, ठीक है, तो खसरा तो फैलता है। 80 है निम्न यौन संचारित बीमारी का उदाहरण क्या है? तो यौन संचारित बीमारी सिफिलिस है, आपको पहले से पता है, VDRL, ठीक है ना। 81 है डिप्थीरिया एवं पोलियो मुख्य रूप से किस उम्र में पाया जाने वाला बीमारी है? तो डिप्थीरिया और पोलियो यह जो है ज़्यादातर छोटे बच्चों में पाया जाता है, समझ गए ना। आगे चलिए। 82 है टर्म के समय परिपक्व अपरा मैच्योर प्लेसेंटा का वजन कितना होता है? मतलब जब समय पूर्ण गया होता है तो परिपक्व अपरा का वजन कितना होता है? लगभग 500 ग्राम जो है गर्भ में अपरा का ही वजन रहता है, समझ सकते हैं, प्लेसेंटा जिसको बोलते हैं। निम्न में से प्लेसेंटा द्वारा उत्पादित हार्मोन कौन सा है? तो ह्यूमन कोरियोजेनिक गोनाडोट्रोपिन, ठीक है ना, आपको पता है HCG पढ़ा है ना, HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, यह भी आपको प्लेसेंटा से होता है। ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन भी आपके जो है होता है प्लेसेंटा से स्रावित, इसलिए सभी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए। 84 है गर्भस्थ शिशु, मतलब गर्भ में पल रहे शिशु को विकासात्मक परिवर्तन के दौरान 20 सप्ताह की समय अवधि पर होने वाला परिवर्तन क्या है? तो 20 सप्ताह की अवधि पर आप FHS सुन सकते हैं, उसके हार्ट साउंड को सुन सकते हैं भ्रूण का, ठीक है। कहता है कि कितने वीक के फीटस की लंबाई लगभग 42 से 44 हो जाता है? तो 36 वीक मतलब 36 सप्ताह के भ्रूण के लंबाई 42 से 44 सेंटीमीटर हो जाता है। 46 है एक प्रेग्नेंट महिला में पाए जाने वाला कौन सा चिन्ह गर्भाशय का जो है वेलकम साइन माना जाता है? तो गर्भाशय का वेलकम साइन लाइटनिंग साइन को माना जाता है, ठीक है। 87 है प्रेगनेंसी के फुल टर्म पर अर्थात 40 सप्ताह की अवधि पर एमनियोटिक द्रव का मात्रा कितनी होती है? मतलब एक महिला है जो प्योर अपने फुल समय पर आ गई है बच्चे जन्म देने का, तो उस समय फुल टर्म पर उसका जो है 40 सप्ताह पर कितना एमनियोटिक फ्लूइड का मात्रा होती है? तो लगभग 600 से 800 जो है मिली, ठीक है, ml। 88 है फीटस के चारों ओर पाया जाने वाला एमनियोटिक द्रव का रंग कैसा होता है? पेल एस्ट्रा, गहरा लाल, गहरा हरा, सुनहरा। तो जो पेल एस्ट्रा होता है इसके जैसे जो है एमनियोटिक फ्लूइड दिखता है। 89 है प्रेगनेंसी के दौरान पाए जाने वाला गहरे भूरे रंग का एमनियोटिक द्रव जो है क्या है? तो यह इंट्रायूटेरिन फीटल डेथ की उपस्थिति को प्रदर्शित करता है, ठीक है। कहता है प्रेगनेंसी के दौरान पाए जाने वाला गहरे भूरे रंग का एमनियोटिक द्रव यह बताता है कि यूट्रस के अंदर शिशु का डेथ हो चुका है, ठीक है। अगर भूरा रंग का दिखा रहा है गहरे भूरे रंग का द्रव तो समझिए निगेटिव साइन है, गड़बड़ है, ठीक है। आगे है 90 है इनमें से डाइजाइगोटिक प्रेगनेंसी के बारे में क्या सत्य है? डाइजाइगोटिक किसे कहते हैं? तो डाइजाइगोटिक इसमें प्लेसेंटा की संख्या समानतः 2 होती है। तो जो डाइजाइगोटिक होता है ना उसमें प्लेसेंटा की संख्या जो है समानतः 2 होता है, दोनों में एक एक होता है, ठीक है। यही जो है कहता है कि क्या कथन सत्य है? तो डाइजाइगोटिक के बारे में ही सही है, यह जो है 2 प्लेसेंटा वाला होता है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। 91 एक महिला में प्रेगनेंसी के दौरान रक्त आयतन में लगभग कितनी वृद्धि होती है? तो ज़्यादा रक्त का जो वैल्यूम होता है ना प्रेगनेंसी के दौरान एक महिला में 1250 से लेकर 1500 ग्राम तक बढ़ जाता है, ठीक है ना, यानी 12.5 1.2 एंड हाफ केजी से लेकर 1.5 केजी यानी लीटर में कहिए उतना बढ़ जाता है, ठीक है। 92 है कहता है निम्न में से ब्रिज प्रस्तुति ब्रिज प्रेजेंटेशन के बारे में क्या सही है? तो ब्रिज प्रेजेंटेशन के बारे में ये सही है कि यह सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली क्या सही है? तो यह सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली कुगर्भ प्रस्तुति है, माल प्रेजेंटेशन है। मतलब ब्रिज प्रेजेंटेशन किसे कहते हैं? तो जो ब्रिज में बच्चा सर ऊपर हो और पैर नीचा हो गर्भ में तो उसे ब्रिज प्रेजेंटेशन कहते हैं, ठीक है। होना कैसा चाहिए? नॉर्मल, तो सिर नीचा और पैर ऊपर की तरफ होना चाहिए, तभी इसे नॉर्मल और नेचुरल माना जाता है पोजीशन। तो ब्रिज प्रेजेंटेशन यह सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला यही गर्भ प्रस्तुति होता है, ठीक है। 93 है निम्न में से
RD स्थित ट्रांसवर्स लाइव के बारे में ट्रू सेंटेंस क्या है? तो ट्रांसवर्स लाइव के बारे में सत्य यही है कि यह एक असमान लाई है, मतलब यह एक असमान जो है प्रस्तुति होता है। ठीक है, ये हो गया। 94 प्रेगनेंसी के दौरान मेंस्ट्रुएशन साइकिल अनुपस्थित रहता है। आपको पहले से भी पता है कि जब कोई महिला प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसके जो मेंसेज होता है वो बंद हो जाता है। 95 है प्रेगनेंसी की किस अवधि के दौरान पहली बार स्टेथोस्कोप की सहायता से FHS को सुना जा सकता है? तो 18 से 20 सप्ताह के अंदर जो है आप सुन सकते हैं प्रेगनेंसी के। ठीक है, तो ये सब पहले भी बता चुके हैं। 96 है नॉर्मल लेबर के दौरान प्रसव की शुरुआत कब होती है? तो माय डियर, नॉर्मल लेबर के दौरान प्रसव की शुरुआत कब होती है? तो स्वतः ही होती है, कृत्रिम साधनों से करनी पड़ती है। प्रेगनेंसी के चौथे सप्ताह में हो जाती है, प्रेगनेंसी के 32 सप्ताह में हो जाती है। तो माय डियर, यह जो आपका नॉर्मल लेबर होता है तो उसमें स्वतः ही आपके जो लेबर होता है शुरू हो जाता है। ठीक है। 97 है FHS से क्या समझते हैं? तो FHS फीटल हार्ट साउंड, जो कि भ्रूण का एक जो है आवाज़ होता है। ठीक है। जाइगोटिक में ब्लास्टोमेयर बनने की प्रक्रिया किस प्रकार के सेल डिवीजन द्वारा होती है? तो जाइगोट में जो ब्लास्टोमेयर बनने की प्रक्रिया है वह समसूत्री द्वारा होता है। ठीक है, ब्लास्टोमेयर समसूत्री द्वारा, याद रखिएगा। आगे चलिए। जाइगोट में ब्लास्टोमेयर का निर्माण लगभग कितने समय बाद हो जाते हैं? तो ब्लास्टोमेयर जो है समसूत्री द्वारा होता है। कितने देर बाद हो जाता है? तो लगभग 30 घंटे बाद हो जाता है। ठीक है, आगे चलिए। 100 है जाइगोट में मोरूला बनने में लगभग कितना समय लगता है? तो जाइगोट में मोरूला बनने में 96 घंटा लगता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। आगे है फीटल डेवलपमेंट के दौरान बनने वाली स्ट्रक्चर का सही क्रम क्या है? तो फीटल डेवलपमेंट में जो स्ट्रक्चर बनता है गर्भ में वह कैसे बनता है? तो पहले वह एगुमानज होता है, ब्लास्टोमियर्स होता है, मोरूला होता है, तब ब्लास्टोसिस्ट होता है। ठीक है, याद रखिएगा। युग्मनज, युग्मनज से ब्लास्टोमियर्स, ब्लास्टोमियर्स मोरूला। ठीक है, ब्लास्टोमियर मोरूला, और ब्लास्टोमियर मोरूला से ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, याद रखिएगा। 102 है डेसिडुआ का संबंध है। तो डेसिडुआ एक आंतरिक लेयर में होता है। ठीक है ना, यूट्रस की एंडोमेट्रियम लेयर से है इसका संबंध। डेसिडुआ है जिसमें पदार्थ जो है रहता है इंटरनल OS के साथ में। डेसिडुआ नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस की तुलना में लगभग क्या होता है? 4 गुना थिक होता है। अगर एक महिला है जो प्रेग्नेंट नहीं है तो एक नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस की तुलना में प्रेग्नेंट वोमेन में यह 4 गुना मोटा रहता है। ठीक है, क्योंकि प्रेग्नेंट वोमेन को ज़्यादा जो है भ्रूण को इसी इंडोमेट्रियम से सब चीज़ मिलता है, तो उसके लिए मोटा होता है। ठीक है। 140 है निम्न में से प्रेगनेंसी से संबंधित फ्लूइड क्या? आपको पहले से पता है, एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है, बाकी प्लूरल द्रव तो आपको फेफड़ा में मिलेगा, पेरिटोनियल द्रव पेट में मिलेगा, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो है स्पाइनल में मिलेगा, ब्रेन में मिलेगा। 105 है फीटल डेवलपमेंट के दौरान किस अवधि पर फीटस में ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है? तो ब्लड सर्कुलेशन किस अवधि में स्टार्ट हो जाता है? तो माय डियर, आपको पता होना चाहिए कि 2 से 3 वीक में जो है फीटल में जो है शुरू हो जाता है आपका ब्लड सर्कुलेशन। 106 है फीटल भ्रूण के विकास के दौरान किस अवधि पर फीटस भ्रूण का हृदय धड़कन जो है हृदय धड़कन धड़कना स्टार्ट हो जाता है? तो 5 वीक में स्टार्ट हो जाता है, और हृदय धड़कन सुनना हो तो 20 सप्ताह। ठीक है। 107 है निम्न में से किस बॉडी पार्ट में सर्वाधिक संख्या में बोन्स पाई जाती है? तो जो ऊपर एक्सट्रीमिटी होता है, ऊपरी पाद होता है, उसमें सबसे ज़्यादा बोन्स पाया जाता है। ठीक है, आगे चलिए। 108 है एक अपर एक्सट्रीमिटी में पाए जाने वाली बोन की संख्या, मतलब ऊपरी पाद में पाए जाने वाली बोन की संख्या कितनी होती है? 30 होती है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे है कहता है फेशियल बोन्स का कुल नंबर कितना होता है? तो आपको पहले से पता है 14 होता है फेशियल बोन में कुल संख्या। ठीक है, आगे चलिए। एक मिडिल ईयर में पाए जाने वाली ऑडिटरी ऑसिकल्स क्या होता है? तो आपको पहले से पता है 3 होता है ऑडिटरी ऑसिकल्स मध्य कान में। 11 है रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है, ब्रीस नहीं है। ठीक है, फेलोपियन ट्यूब ये भी नहीं है, फेफड़ा है, यूट्रस नहीं है। तो लंग्स जो है आपका क्या है? कहता है पार्ट है, पार्ट आपका लंग्स है, ये सब नहीं है पार्ट। ठीक है ना, आगे चलिए। 112 है निम्न में से नर जनन तंत्र का पार्ट कौन है? फेलोपियन ट्यूब यह फीमेल का है, ब्रीस यह नर का है, टेस्टी। ठीक है, फेफड़ा यह भी, यूट्रस यूरेटर नहीं, ब्रीस आपका सही है। 113 ह्यूमन बॉडी में पाया जाने वाला रेडियस नामक बोन के बारे में क्या सही है? तो ह्यूमन बॉडी में पाया जाने वाला जो रेडियस बोन होता है वह, उसके बारे में क्या सही है? तो यह जो है यह बोन एल्बो एवं रिस्ट के बीच पाई जाती है। ठीक है, कलाई और आपके केहनी के बीच पाया जाता है। कौन? रेडियस बोन, इसको ध्यान में रखना है। आगे चलिए। 114 है निम्न में से ह्यूमन ब्लड में पाया जाने वाला पोषक पदार्थ क्या है? तो ह्यूमन ब्लड, मानव के रक्त में जो पाया जाने वाला पोषक पदार्थ है WBC, यूरिया, क्रिएटिनिन, ग्लूकोज। तो पोषक पदार्थ आपका ग्लूकोज है जो शरीर के लिए चाहिए भी। ठीक है। 115 है ह्यूमन बॉडी में पाया जाने वाला
फ्लोटिंग रिब्स के बारे में ट्रू सेंटेंस क्या है? तो फ्लोटिंग जो रिब्स होता है उसके बारे में सही क्या है? तो इसकी संख्या 2 जोड़ी होती है, नंबर 11 और 12वां, ठीक है, ये फ्लोटिंग रिब्स है। ओके, 116 है, ह्यूमन ब्लड में पाए जाने वाले WRBC का जीवन काल कितना होता है? तो 90 से 120 दिन, आपको पहले से पता है। 17 है, ह्यूमन बॉडी में पाया जाने वाला सर्वाइकल वर्टेब्रा, ठीक है ना, C7 होता है, 1 से लेकर C7 तक होता है सर्वाइकल वर्टेब्रा, ठीक है, याद रखिएगा। 118 निम्न में से वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला गैस कौन है? तो आपको पहले से पता है कौन है, नाइट्रोजन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 119 से निम्न में से मनुष्य के शरीर में पाया जाने वाला सबसे निचली गुहा, सबसे निचली कैविटियल और पेल्विक कैविटी ही होता है, ठीक है, याद रखिएगा। सबसे ऊपर पूछेगा तो क्रेनियल कैविटी होता है, ठीक है। 120 है, कहता है निम्न में से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भाग कौन है? फैलोपियन ट्यूब, बिल्कुल है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से माय डियर यहाँ पे 120वां प्रश्न था। 121वां प्रश्न है, निम्न अंगों में से मूत्रीय तंत्र का भाग कौन है? तो आपको पता है कि मूत्रीय तंत्र का भाग आपका यूरेटर है, जिसे मूत्र नली कहते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से माय डियर मैंने आपको जो भी प्रश्न कराया वो, चलिए हम लोग विदा लेते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।